Hello and welcome, my dear students. Today we are going to discuss top 50 punchlines from NCRT, a few chapter biomolecules, which is supposed to be a difficult, which is considered to be a difficult topic, relatively difficult topic from class 11th biology. So I'm presenting these top 50 lines or questions, which may be potential questions. So keep in mind that you be clear with all of them, and you, if not clear, you remember all of them. So let's start from the introduction. The first point, okay, the first point, what is it asking us? It is asking us the acid used to dissolve living tissues. So you might have read about, आपने डिस्कस किया होगा कि जब हम लिविंग टिश्यूज़ को पढ़ते हैं तो उनको स्टडी करते हैं, जब हम टिश्यू लेते तो फिर हम उस टिश्यू ग्राइंड करके एसिड में डालते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपको वही एसिड का नाम पूछ रहा है, एंड इट इज़ गुड इफ़ यू आर रिकॉलिंग इट दैट एसिड इज़ CCl3COOH, दैट इज़ ट्राई chloroacetic acid, that is trichloroacetic acid. Okay, always remember it. Let us go to question number 2. Question number 2 says acid insoluble pool contains. So you might also remember, आपको याद ही होगा जब हम फिर उस मिक्सचर को फिल्टर करते, चीज़ क्लॉथ से स्क्वीज़ करते तो कुछ हिस्सा ऊपर रह जाता है जिसको हम इनसॉल्युबल पूल कहते हैं, कुछ हिस्सा नीचे आ जाता है जिसको हम सॉल्युबल पूल कहते हैं। तो इनसॉल्युबल पूल में हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो व्हाट डू यू फाइंड इन acid insoluble pool? You find biomacromolecules, more precisely biomacromolecules. और biomacromolecules में क्या क्या आता है? Biomacromolecules में पॉलीसेकेराइड्स आते हैं, इसमें प्रोटीन्स आते हैं, इसमें आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। ये 3 बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं, ये बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो वेरी गुड, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल। एक माइक्रोमोलिक्यूल भी इसमें आता है जो आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, दैट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स आर आल्सो फाउंड, लेकिन लिपिड ध्यान में रखना, लिपिड का मास कम होता है, लिपिड असल में माइक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, लिपिड्स आर एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का वेट कितना होता है। देखो इसमें वेट तो कोई फिक्सड नहीं, लेकिन एक कट ऑफ रखा गया है। कट ऑफ क्या रखा गया है? कट ऑफ रखा गया है 1000 डाल्टन। तो 1000 डाल्टन से ऊपर जिसका भी वेट होगा, जिस मॉलिक्यूल का भी वेट होगा, उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो 1000 डाल्टन आप ध्यान में रखना, 1000 डाल्टन इज द कट ऑफ वेट फॉर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, जो कि हमें पूछ रहा है कि लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़। ये बोल रहा है लिपिड्स आर एसिड डैश, यानी कि सॉल्युबल के नॉन इनसॉल्युबल, एंड डैश मॉलिक्यूल्स यानी कि माइक्रो की माइक्रो। अभी मैंने बोला लिपिड्स इनसॉल्युबल होते, तो लिपिड्स आर एसिड इनसॉल्युबल। सबसे पहली बात, लिपिड्स आर एसिड इनसॉल्युबल, तो ये तो क्लियर हो गया। एंड ये किस में होते हैं? अभी हमने पढ़ा, ये होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स असल में, ठीक है। तो ये इकलौते माइक्रोमोलिक्यूल्स है जो एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को केमिकली हम ये असल में होते क्या है, ठीक है। असल में थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, अब आप थोड़ा इसको समझ लो। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स ये केमिकल टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? तो इट इज़ फॉर नन अदर देन आवर कार्बोहाइड्रेट्स, या जिनको हम सेकेराइड्स बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड लिखा है, डू नॉट बी बॉदर्ड बाय दैट। तो उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आपसे पूछ रहा है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कौन से है, ठीक है। एंड आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। और सिंपलेस्ट जो है हमारे, दे आर नन अदर देन मोनोसेकेराइड्स, जहाँ पे एक ही यूनिट होता है, कोई भी पॉलीमराइजेशन नहीं हुई होती है, ठीक है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये 6 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है? सेलुलोज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। सेलुलोज
प्लांट सेल वॉल में होता है, ठीक है। ये बोल रहे सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये किस चीज़ का पॉलीसेकेराइड है, इसका मोनोमर कौन है। तो एवरीवन मस्ट बी नोइंग कि इसका मोनोमर जो है दैट इज़ बीटा ग्लूकोज, ठीक है। सेलुलोज इज़ ए पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज हेलिक्स नहीं बनाता है, हेलिक्स यहाँ पे सेलुलोज में एब्सेंट होता है, एंड बिकॉज हेलिक्स इसमें एब्सेंट होता है तो इसमें कोई भी कलर आपको नहीं ऑब्जर्व होता है जब आप आयोडीन टेस्ट करते हो, ठीक है। नो कलर इन आयोडीन, ठीक है। टेस्ट आयोडीन टेस्ट, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन देखेंगे तो ग्लाइकोजन इज पॉलीसेकेराइड। आप देखो ग्लाइकोजन के बारे में जब पूछा जाए तो ग्लाइकोजन अगेन हमारा ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, लेकिन ग्लूकोज जो होगा इस बार वो अल्फा एनोमर होगा, तो द आंसर विल बी अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लाइकोजन जो है ये हेलिक्स बनाता है, ब्रांचड होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर देता है, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं भी पता है इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, स्टार्च किसका पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है, तो मोनोमर इसका कौन है, इट्स अगेन अल्फा ग्लूकोज। और अब आप बोलोगे यहाँ भी अल्फा ग्लूकोज आया, ग्लाइकोजन में भी अल्फा ग्लूकोज आया, फ़र्क क्या है। तो ये ज़्यादा ब्रांचड होता है, इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, इट इज़ मोर ब्रांचड, ये यहाँ पे लेस ब्रांचड होता है, इट इज़ लेस ब्रांचड। स्टार्च हमारा लेस ब्रांचड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो ये बोल रहा है आपको जब आप आयोडीन डालते हो स्टार्च में, तो आयोडीन स्टार्च डालते हो आयोडीन में या आयोडीन डालते हो स्टार्च में, ठीक है, तो आपको कौन सा कलर मिल जाता है, ठीक है। तो आपको कौन सा कलर मिल जाता है, यू गेट ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, ठीक है। ब्लू कलर्ड सोल्यूशन आपको स्टार्च में आयोडीन डालने से मिल जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। द बेसिस इज़ कि वो स्टार्च में हेलिसेस होते हैं जिनमें आयोडीन ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, ठीक है, काइटिन इज कॉल्ड एज डैश एंड इज मेड अप ऑफ डैश। तो काइटिन आपने बहुत बार नाम सुना होगा, काइटिन को हम बोलते हैं फंगल सेलुलोज, ठीक है। काइटिन इज नथिंग बट फंगल सेलुलोज। इसका स्ट्रक्चर सेलुलोज की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये एक तो मॉडिफाइड शुगर से बना होता है, एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन भी रखा है इसने, इट इज़ मेड अप ऑफ, तो मॉडिफाइड ग्लूकोज से बना होता है बीटा NAG, and what is N? N stands for nitrogen, A stands for acetyl, G stands for glucosamine, ग्लूकोसामाइन। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, ठीक है। तो फंगल सेलुलोज है, लेकिन रिजम्बलेंस बहुत सारी सेलुलोज के साथ ही है, इसीलिए फंगल सेलुलोज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो पॉलीसेकेराइड एंड में आपने पढ़ा होगा, याद रखा होगा, एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी, तो ये भी याद रखा होगा कि पॉलीसेकेराइड चेन में 2 एंड्स होते हैं, उसमें जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है, यानी वहाँ पे एक आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, और लेफ्ट एंड जो होता है दैट इज़ नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंड जो है आप बिल्कुल सीधा याद रखना, राइट एंड इज़ रिड्यूसिंग और राइट एंड आर रिड्यूसिंग। तो राइट एंड रिड्यूसिंग होता है वाइल लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भूलना नहीं, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमें ये पूछ रहा है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर नथिंग बट दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है, और वही प्रोटीन्स कहलाते हैं जब वो फंक्शनल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बार बार आता है कि होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर है, तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, तो ये एक हेट्रोपॉलीमर होते हैं, दे आर हेट्रोपॉलीमर्स अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, दे आर हेटेरोपॉलीमर्स, ठीक है, दे आर नॉट जस्ट पॉलीमर्स, दे आर हेटेरोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर भी हो सकते थे, हेटेरोपॉलीमर, होमोपॉलीमर मतलब एक ही अमाइनो एसिड, हेटेरो मतलब डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है, अमाइनो एसिड्स आर ऑफ डैश टाइप्स। तो एक्चुअली ये प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स की बात हो रही है, उसी रेफरेंस से पूछा जा रहा है, और असल में ये 20 टाइप्स के है, लेकिन इसमें 21st भी डिस्कवर हुआ है और इसमें 22nd भी अब डिस्कवर हुआ है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर रिसेंट टेक्स्ट बुक की बात करें तो 20 वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 21st फिर भी आप याद रखिए, दैट इज़ सेलिनोसिस्टीन,
एंड 22nd फिर भी आप याद रखें, दैट इज़ पायरोलाइसिन। ये कुछ रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स आर। तो अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसमें एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक का आपको पूछा जाता है, जो कि यूजुअली आपको हिस्टोन्स में मिलता है, ठीक है। बेसिक अमाइनो एसिड में आपको मिलता है आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन, ये तीन, ठीक है। आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। और ये हिस्टोन्स में भी होते हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, हिस्टोन्स में भी लाइसिन रिच, ठीक है। आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन ज़्यादातर हिस्टोन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक अमाइनो एसिड्स में तीन आते हैं हमारे, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन, ठीक है। बिल्कुल बोलना नहीं, ठीक है। इनको मैं हाईलाइट भी कर दूंगा, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन, ठीक है। तो चलिए हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जहाँ पे आपको पूछ रहा है सीरीन क्या है। सीरीन एक्चुअली क्या आपको पूछ रहा है कि किस कैटेगरी में आता है। तो सीरीन अगर आप चेक करोगे, सीरीन आएगा अल्कोहलिक कैटेगरी में। अब मैं इसी का क्यों मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज इन योर बुक इट इज़ मेंशनड सेपरेटली, ठीक है। तो ये एक अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है, अल्कोहल कंटेनिंग अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसमें एक OH ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें एक OH ग्रुप होता है, देयर इज एन OH ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन सीरीन, इसलिए इसको अल्कोहलिक अमाइनो एसिड बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन है। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बोले तो जिसमें यहाँ पे ये तो इतना तो सब में होता है कि NH2 ग्रुप हो, अमाइनो एसिड में COH हो, हाइड्रोजन हो। तो R इसमें क्या होता है, इसमें R ग्रुप जो होता है वो भी हाइड्रोजन ही होता है। तो ये हमारा और कोई नहीं बल्कि हमारा ग्लाइसिन है, ठीक है। ग्लाइसिन इज अवर सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। 18 बोल रहा है आपको अमाइनो एसिड्स कौन से आयन्स बनाते हैं। एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ आयन्स हमारे अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। उस स्पेशल कैटेगरी ऑफ आयन्स को हम क्या बोलते हैं, दैट स्पेशल कैटेगरी ऑफ आयन्स इज कॉल्ड एज ज़्विटराइन्स। ज़्विटराइन्स में क्या होता है, ज़्विटराइन्स में दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अमोनिया ये अमाइन ग्रुप प्रोटोनेट हो जाता है और इसमें NH3 पॉजिटिव लग जाता है और ये आयोनाइज हो जाता है, इसमें CO नेगेटिव लग जाता है। तो दो चार्जेस आ गए एक ही ग्रुप, एक ही मॉलिक्यूल पे। इस तरह के आयन को हम ज़्विटराइन बोलते हैं एंड ये कैरेक्टरिस्टिक है अमाइनो एसिड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 इज आस्किंग यू अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय विच बॉन्ड्स। तो जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो कौन उसका इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो कि कुछ ऐसा होता है CONH टाइप बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है कि इस बॉन्ड को क्या बॉन्ड बोलते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज शाबाश, इट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। कभी भी पूछ सकते हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हो गए आपके 19 क्वेश्चंस, स्टिल 30 मोर टू गो। तो क्वेश्चन नंबर 20 के पास जाते हैं। 20 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, देखो प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। ये पूछ रहा है आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। और अगर आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस जो होती है इस हमारे प्रोटीन में, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्जिनिन है, फिर लाइसिन है दूसरा, फिर हिस्टिडीन है तीसरा, फिर ग्लाइसिन है। तो अगर इन 4 अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस हम पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, जिसका भी ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमें पूछ रहा है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट या बीटा शीट, ये दोनों क्या है। तो अगर आपने पढ़ा हो, ये दोनों एक्चुअली दो टाइप्स है किसके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। सो दे आर नथिंग बट दे आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोटीन फोल्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। तो दो तरह की फोल्डिंग होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट। ज़्यादा कॉमन जो है वो यही है, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ये दोनों क्या है, दीज आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ये बोल रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी। देखो सेकेंडरी के बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर भी बनता है। अब ये आपको सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह किस लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर का बनना। टर्शियरी स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए ज़रूरी रहता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर मेक्स द प्रोटीन फंक्शनल, ठीक है। नेसेसरी फॉर फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है आपको क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन। देखो अगर प्रोटीन टर्शियरी में फंक्शनल हो गया तो क्वाटर्नरी
क्यों बन रहा है यहाँ पे। तो मैं बता दूँ आपको, क्वाटरनरी सब प्रोटीन्स में नहीं बनता है, क्वाटरनरी सिर्फ उन प्रोटीन्स में बनता है जिनके वेरियस सब यूनिट्स होते हैं, एंड ऐसे प्रोटीन जिनके वेरियस सब यूनिट्स हो, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। और टिपिकल एग्जांपल है हमारा हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आंसर लिखूंगा मैं मल्टीमेरिक प्रोटीन्स, ठीक है। मल्टीमेरिक प्रोटीन्स में आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलता है, एंड एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर देता है। एग्जांपल इस हीमोग्लोबिन, जिसके 4 सब यूनिट्स है और 2 सब यूनिट्स में अल्फा चेन्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स में बीटा चेन्स होते हैं, जो कि आपको याद ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे जाएंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ड्यू टू। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे सवाल समझना है कि ये हमें क्या पूछ रहा है। बोल रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस वजह से बनता है, और अगर आपने पूरा याद कर रहे होंगे, रिकॉल कर रहे होंगे, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने का रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि वो यहाँ पे वो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच में बनते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीज़न है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बाकी आप डिटेल्स बुक से पढ़ सकते हो। अभी हम क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ फोकस रखेंगे, ठीक है, जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 हमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा सबसे अबेंडेंट प्रोटीन कौन है। बड़ा नहीं, सबसे अबेंडेंट, ज़्यादा क्वांटिटी में कौन पाया जाता है दुनिया में, ठीक है। और इसका आंसर तो बच्चे को पता है, इट इज़ नथिंग नन अदर दैन द रूबिस्को, ठीक है, जो कि आपका राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है, ठीक है। और एनिमल्स में यहाँ पे मैं बता दूँ, एनिमल्स में यहाँ पे सबसे अबेंडेंट इंडिविजुअली होता है कोलेजन। तो ये रूबिस्को असल में प्लांट्स का प्रोटीन है सर, लेकिन सबसे अबेंडेंट है, ठीक है। तो हाफ वे हमने 50% कंप्लीट किया है, तो बाकी का 50% भी जाएंगे 25। तो 26th क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स आर नथिंग, दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेंज। अगर आपकी बुक की बात करें तो दीज आर carboxylic acids attached to, या these contain carboxylic acid attached to R chain और alkyl chain, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये होते क्या है, these are carboxylic acids with long alkyl chain, ठीक है। तो ऐसे ये होते हैं RCOH, लेकिन ये R लॉन्ग ही होता है, ठीक है, बट शॉर्ट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, और इनसॉल्युबल होना चाहिए। लेकिन अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैटी एसिड आपकी बुक में मेंशन है वो है पामिटिक एसिड, जो आप सोप्स में यूज़ करते हो। तो ये इसमें बोल रहा है पामिटिक एसिड हैज़, तो अंडरस्टैंड करना, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा ये क्या पूछ रहा है आपको। ये आपको नंबर ऑफ़ कार्बन्स की पूछ रहा है, और वो नंबर ऑफ़ कार्बन्स हमेशा आपको याद रखने हैं, वो होते हैं 16, ठीक है। 16 कार्बन्स होते हैं। अगर मैं फार्मूला बनाऊँ तो फार्मूला बनेगी C16 शाबाश H32O2, ठीक है, H32O2, ठीक है। तो फार्मूला क्या होती है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, तो जब आपके यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, तो वहाँ पे आपके लास्ट टर्मिनल पे CH3 चेंज हो जाता है COH में, यानी कि 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाते हैं। तो फॉर्मूला बन जाती है CnH2n, और 2 ऑक्सीजन्स ऐड हो जाते हैं, तो O2। आप इस फॉर्मूला को अगर डिराइव नहीं कर भी सकते तो आप सीधे याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला होती है। उस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे C16H32O2 इसकी फॉर्मूला आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 16 कार्बन्स होते हैं इसके, ठीक है, 16 कार्बन्स, ओके, 16 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। एराकिडोनिक एसिड या एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन्स होते हैं, तो इट हैज़ टोटल ऑफ 20 कार्बन्स। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ये अनसैचुरेटेड होता है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते, दूसरी फॉर्मूला यूज़ करनी है फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। ऑयल्स हैव, तो ये क्या पूछ रहा है एक्चुअली, ऑयल्स और फैट्स 2 फिजिकल स्टेट्स होते हैं लिपिड्स के। तो ऑयल्स में क्या होता है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, दैन रिलेटिव है दैन फैट्स, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, तो सारी चीज़ें आपके NCERT से ही ले रहे हैं। ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। तो ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल में एक ग्लाइसरॉल होता है, और ये ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड्स के साथ एस्टरफाइड होता है, ठीक है। और अगर आपने कभी भी एक ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल को देखा हो या बनाया हो, तो आप इसको यहाँ पे पहचान लोगे, बिकॉज
जो मैंने यहाँ पे बनाया इट इज़ नन अदर देन योर ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल ये आपका ये यहाँ पे रहा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैंने रखा है, आप आइडेंटिफाई कर लो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पे आपको इस तीसरी जगह पे फैटी एसिड के बदले फॉस्फोरिक एसिड रखना है, जो कि कुछ ऐसा हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो सेम रहेगी, पहला फैटी एसिड यहाँ पे सेम रह गया, दूसरा फैटी एसिड भी यहाँ पे सेम रह गया, लेकिन यहाँ पे तीसरी जगह पे आपको फॉस्फोरस रखना है, फॉस्फोरिक एसिड रखना है, ठीक है। तो जब आपने फॉस्फोरिक एसिड रखा, ये बन गया आपका फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखना, ठीक है। अब इसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, लेसिथिन होता है वगैरह वगैरह, वो आप देख सकते हो। फिलहाल मैं जनरल बेसिक आपको सिखा रहा हूँ। बेसिक में ये ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल है, ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 31 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। जैसे प्रोटीन्स पॉलीमर्स थे अमाइनो एसिड्स की, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं भाई। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स दे आर पॉलीमर्स, दे आर अगेन पॉलीमर्स। लेकिन पॉलीमर्स किस चीज़ के भाई, पॉलीमर्स ऑफ द एलिमेंट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये तो हर किसी को नहीं सुना होगा, ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड खुद में एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 33 मैंने यहीं पे रख दिया है, न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, न्यूक्लियोटाइड कुछ ऐसा होता है, न्यूक्लियोटाइड इज समवट लाइक दिस। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है N2 बेस, दूसरा होता है शुगर, राइबोज शुगर या डिऑक्सी राइबोज शुगर, एंड तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो इट हैज़ N2 बेस, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज शुगर, और उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकता है कि न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं। बच्चे को ये बॉन्ड याद होगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। भूलना नहीं कभी, द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे आप मैंने रखा है, प्यूरिन्स के बारे में पूछो। देखो N2 बेसिस जो यहाँ पे मैंने बोले आपको न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं, या N2 बेसिस होते हैं या तो प्यूरिन्स या पायरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरिन्स या पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स होते हैं 9 मेंबर्ड रिंग्स एंड पायरिमिडीन्स होते हैं 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो आपको पूछ रहा है प्यूरिन्स में कौन कौन आता है। 2 प्यूरिन्स आपने पढ़े होंगे, एक का नाम है एडिनिन एंड दूसरे का नाम है गोनिन। तो भूलना नहीं है कभी, जब भी आपको प्यूरिन्स का जिक्र किया जाए तो एडेनिन और गोनिन को याद रखोगी। एंड अब प्यूरिन्स तो किए, तो पायरिमिडीन्स भी यहाँ पे कर लेंगे। तो पायरिमिडीन्स आपके 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है, शाबाश, इट इज़ साइटोसिन, ठीक है, इट इज़ यूरेसिल एंड इट इज़ थाइमीन, ठीक है। इसमें थाइमीन DNA में होता है, यूरेसिल सिर्फ RNA में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। यहाँ पे DNA के बारे में पूछा गया है। तो DNA में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, आपको पता है डबल स्ट्रैंड्स होते हैं तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। और ये बोल रहा है विच आर, ये स्ट्रैंड्स इनकी ओरिएंटेशन के बारे में पूछ रहा है, ये क्या होते हैं। तो एक्चुअली स्ट्रैंड्स के हर एक स्ट्रैंड के 2 एंड्स होते हैं, 5' एंड और 3' एंड। और आपने देखा होगा DNA में ये अपोजिट 2 स्ट्रैंड जो अपोजिट फॉलो करते हैं। अगर 5' 3' इस तरीके से है तो ये यहाँ से इस तरीके से 3' 5' होगा। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। ये बोल रहा है ये 2 स्ट्रैंड्स जो है ना, ये आपस में कैसे हेल्ड होते हैं, ये स्टेबल कैसे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। तो यहाँ भी आपका वही बॉन्ड आएगा जिस बॉन्ड को आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो N2 बेस के दरमियान बनते हैं, एडेनिन और थाइमिन 2 बनाते हैं, गोनिन और साइटोसिन 3 बनाते हैं, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो 38 क्वेश्चंस, फ्यू मोर टू गो। तो 39 क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो DNA ऐसे टर्न करता है, ठीक है, ऐसे टर्न करता है DNA, ठीक है। तो एक टर्न में बोल रहा है आपको कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो ये तो हर एक को पता होना चाहिए, देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। ये बोल रहा है ईच टर्न्स बाय, यहाँ पर हर एक न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। देखो पूरा टर्न होता है 360 डिग्री, तो 360 डिवाइड बाई 10 हो गया 36। तो हर कोई न्यूक्लियोटाइड 36 डिग्री से या 36 डिग्री से टर्न होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 ये बोल रहा है लिविंग स्टेट इज। तो लिविंग स्टेट की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी गई है, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लिविंग स्टेट इज है शबाश, इज ए शबाश नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट एबल टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। तो ये एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट होती है, और ये स्टेटमेंट आप कभी नहीं बोलोगे, नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट एबल टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 पे जाएंगे। एंजाइम्स की बात हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है एंजाइम्स आर। तो एवरीवन नोज एंजाइम्स आर नथिंग बट द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है। एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं एंड ये सबको पता है, और इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है राइबोजाइम्स, वो आरएनए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आपको पूछ रहा है एक्टोसाइट क्या होता है। तो एक्टोसाइट क्या होता है? एक्टोसाइट एंजाइम का वो पॉकेट है जो असल में इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस में। ऐसे ये पूरा एंजाइम है, तो ये इसका एक्टोसाइट है, ठीक है। तो एक्टोसाइट इज ए पॉकेट इन्वॉल्व्ड इन कैटालिसिस, इन्वॉल्व इन कैटालिसिस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। ये बोल रहा है राइबोसोम्स, नो इट शुड बी राइबोजाइम्स, ठीक है। अभी बात हो रही थी इनकी। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? ये होते हैं आरएनए एंजाइम्स, ठीक है। एक्सेप्शन है एंजाइम्स में, ये आरएनए के बने होते हैं, वरना एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात हो रही है। कोफैक्टर इज, तो कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है जो कुछ एंजाइम्स में ज़रूरत होता है, जिनको हम कंजुगेटेड एंजाइम्स बोलते हैं फॉर देयर वर्किंग, ठीक है। कुछ एंजाइम्स अकेले वर्क नहीं कर पाते, उनको एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। तो कोफैक्टर इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम, ठीक है। तो कंजुगेट एंजाइम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं, उनका नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोफैक्टर कहलाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 ने बोला है आपको जिंक किसका कोफैक्टर है। जिंक इज कोफैक्टर ऑफ, पूछा जा सकता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनका जिंक कोफैक्टर है, उनमें से एक एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आपका यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा ही है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, ये हेम की बात करें। हेम क्या है? तो हेम भी एक कोफैक्टर है, ठीक है। और ये इस कोफैक्टर को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो कोफैक्टर्स है वो भी असल में टाइप्स होते हैं, कोएंजाइम्स, मेटल आयंस और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स टाइटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है, बट ये इनकी खासियत होती है टाइटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो हेम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हेम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइप ऑफ कोफैक्टर, ठीक है, टाइप ऑफ कोफैक्टर। और किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है? इट बिलोंग्स टू एंजाइम कॉल्ड कैटालेज, ठीक है। कैटालेज एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। टोटल क्लास ऑफ एंजाइम्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 6 क्लास ऑफ एंजाइम्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है, ट्रांसफरेज, ठीक है, हाइड्रोलेज। 4th क्लास कौन होता है? लाइज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज, होगी सारी रिवाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम काइनेटिक्स से पूछा गया है। केएम की बात करें तो अगर आपको ये ग्राफ याद होगा एंजाइम काइनेटिक्स से, जहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन थी, यहाँ से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी, तो आपको कुछ ग्राफ ऐसा आ जाता है। और ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिसको आप वी मैक्स बोलते हो, ये आपकी वी मैक्स बाई 2 होती है, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। एंड यहाँ वी मैक्स बाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी कंसंट्रेशन होती है उसी के आप के एम बोलते हो। तो के एम इज़ माइकल मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। एंड ये क्या होता है? इट इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इट इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच वेलोसिटी इक्वल्स टू वी मैक्स बाई 2, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा असल में लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ये आपको बोल रहा ऑप्टिमम पीएच क्या होता है। तो
ऑप्टिमम पीएच आपको याद होना चाहिए। जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और पीएच के दरमियान, तो हमें सिर्फ एक पीएच पे मैक्सिमम एक्टिविटी मिली थी, उसी पीएच को आप बोलते हो ऑप्टिमम पीएच। दैट पीएच इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। सो ऑप्टिमम पीएच इज पीएच एट विच एक्टिविटी या वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। इसके ऊपर नीचे जाओगे तो वेलोसिटी ड्रॉप ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोल रहा है, वो कौन सा इनहिबिटर होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो इनहिबिटर जो कि एंजाइम को की एक्टिविटी को ड्रॉप करता है बाय बाइंडिंग एट द एक्टिव साइट। ये नॉर्मली सबस्ट्रेट है, तो इनहिबिटर बिल्कुल इसी के जैसा होता है, ठीक है, इसी के जैसा होता है रिजेंबलेंस में। और ये क्या करता है, एक्टिव साइट पे कम्पीट करता है इस सबस्ट्रेट के साथ और एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह के इनहिबिटर को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट एनालॉग, ठीक है। सबस्ट्रेट एनालॉग यानी सबस्ट्रेट के जैसे दिखने वाला, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज सबस्ट्रेट एनालॉग विच कम्पीट्स फॉर द एक्टिव साइट विद दिस, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 भी आपके पास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है सक्सनेट डिहाइड्रोजनेज का कौन सा इनहिबिटर है, एंड एवरीवन मस्ट नो इट इज़ नन अदर देन द मेलोनेट, ठीक है। एंड दैट फिनिशेस आवर सुपर 50 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपने याद रखे होंगे, दिमाग में रखे होंगे, ठीक है। एंड नॉट फॉरगेटिंग टू मेंशन स्पेशल थैंक यू।